हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी बोलो। राम राम, दुआ सलाम। देखिए, कल का जो वीडियो मैंने दिया था आपको, वो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे। थोड़े सेटिंग में कुछ गड़बड़ी होने के कारण नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो कम हो पाए, लेकिन जो भी क्वेश्चन था वो अप टू द मार्क था। वो मैंने सेलेक्ट करके दिया था आप लोगों को, ताकि आप बेसिक चीजें भी सीख लें और कुछ नई टेक्निक्स भी सीख लें। आज का जो सेशन है हमारा, वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी बढ़िया कर देगा। ठीक है। जहां तक बात रही मोटिवेशन की, चूंकि बहुत लोगों को मैंने देखा कि भाई ड्यूरिंग द क्लास मोटिवेट करते हैं, मैंने आपको एक ही बात कहा था कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे पढ़ना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी से भी रोक नहीं सकती। अगर मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है, और मैंने अगर डिटरमिन कर लिया है कि मुझे यही काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है। आप बच्चे नहीं हो, आप एक प्रबुद्ध नागरिक हो भारत के, और आप जानते हो कि आपको क्या करना है, और आपको अपने लाइफ में एक टारगेट जरूर फिक्स कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी आया तो कुछ भी कर लिया। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एक टारगेट फिक्स कर लो। जैसे मेरे दादाजी कहते थे कि भैया फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर मैं पढ़ाने लायक नहीं हूं तो मैं यहाँ पे खड़ा होके कुछ नहीं करूंगा, बस केवल बकवास ही करूंगा। ठीक है। चूंकि मुझे आता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, चाहे वो थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, बट कहीं ना कहीं 100 में से 5 बच्चों को तो मैं अपने हिसाब से चला ही सकता हूँ। ये मेरा अपना सोचना है। और जब 5 को चला सकता हूँ तो अगले 50 और अगले 100 और अगले 1000 को भी चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपको मेरी माइंडसेट और मेरी सोच का पता चल जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा मोटिवेशन मैं नहीं करूंगा। बस केवल ये ध्यान रखो कि अपने हिसाब से आप चूज कर लो कि आपको करना क्या है। जैसे बहुत बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बैंकिंग की तरफ जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स। द रीजन इज दैट कि उन्हें मालूम है कि वही करना है, ये उनके लिए अच्छा कंफर्टेबल है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं। ठीक है। वैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर्स भी हैं, और आज के डेट में कहीं ना कहीं एसएससी के थ्रू सेलेक्टेड भी हैं। तो दे हैड डिटरमिन, उन्होंने सोच लिया था कि मुझे यही करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और कुछ भी क्या करना पड़े, किसी का मर्डर नहीं करना है, आपको बस केवल पढ़ना है, और सही तरीके से पढ़ना है, प्लानिंग से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखें फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप शायद लगा भी सकते हैं, तो जल्दी से देखें। पहला क्वेश्चन जो आपका है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 275 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, और वो क्रॉस कर रही है अपनी ही लंबाई की ट्रेन को कितनी देर में, तो 33 सेकंड में। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो फटाफट आज का पहला सॉल्यूशन मैं यहीं पे करूं। टोटल लंबाई कितनी है? 270, सॉरी 275, और उतनी ही लंबाई प्लेटफॉर्म की भी है 275, और इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे किससे? 33 सेकंड से। अब मैंने ये काम क्यों किया भाई? मैंने आपको शायद बताया था कि जब भी ट्रेन किसी पॉइंट को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दूसरा ये कि अगर किसी दूसरी और वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई है, तो वो लंबाई भी टोटल डिस्टेंस में जुड़ जाएगी। तो इसीलिए टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा 550, और उसको हम 33 से डिवाइड करेंगे। अब मैं एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। 33 मीटर पर सेकेंड था, 18/5 से गुना कर देंगे, तो 18/5, और ये जो भी चीजें आएंगी किलोमीटर पर आवर में आएगी। 5 से ये 110, 11 से 10 बार में, और ये 3 बार में, और 3 से 18 6 बार में। यानी टोटल जो उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन था। केवल एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अपनी लंबाई के अलावा दूसरी लंबाई भी पार करेगी, और उसको पार करने में जो समय लगा है उसको 33 सेकंड दिया गया था। उसके बाद हमें स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। अब जस्ट दूसरा क्वेश्चन देखें आप। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो अपनी लंबाई के डबल एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यानी यहां पे जो है
लंबाई हमें मालूम नहीं है, बस केवल एक रिलेशन दिया गया है कि जो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, अगर हम इसको रेशियो में ले लें, वैसे रेशियो में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर मैं इसे एल ले लूं तो ये वाला 12 हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस आपकी जो तय की गई है वो 3l है। और दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा था, चाल गुना समय। तो चाल गुना समय यानी चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और समय दिया गया है 32.4 सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखो नंबर का खेला है, तो नंबर का क्या खेला है भाई, ये बंगाल वाला खेला नहीं है, ये मैथमेटिक्स का खेला है कि 18 का स्क्वायर है ये ध्यान रखेंगे 324 होता है, पॉइंट अगर यहां से हटा देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 18 से ये 18 हो गया और फिर एक जीरो कैंसिल, 18 पंजे 90 और 9 को 6 से गुना करेंगे 540। लेकिन ये जो 540 है ये किसकी किसकी लंबाई है, ट्रेन की भी लंबाई है और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई का क्या है, दोगुना है। तो पहले एल की वैल्यू निकाल लें, 180 मीटर आएगा। और अगर आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगी इसका डबल यानी 180 360 मीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड करेगा, ये मेरा 200% वादा है। 100% तो सबको ही करते हैं। मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है कि भैया एक छोटे से बच्चे को भी जो 6-7 का है उसको मैं सारी बातें समझा सकता हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप भी समझ रहे होंगे। जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके दो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो किसी मैन को पार कर रही है कितनी देर में, तो 15 सेकंड्स में पार कर रही है। और उसके बाद हमारे से ये बोला जा रहा है कि वो और कितना समय लेगी जब एक दूसरी ट्रेन को पार करे जिसकी लंबाई 50% ज्यादा है पहले वाली ट्रेन से, उसका हमें समय पता करना है। तो देखो, कोई भी जो स्टार्टर बच्चा है वो सीधे ये सोचेगा कि भैया लंबाई क्या है ट्रेन की, पहले वो निकालो। तो लंबाई कैसे निकलेगा, क्योंकि मैन को पार कर रही है और मैंने ये बताया मैन को हम क्या मान लेंगे, पॉइंट, यानी किसी पॉइंट को जब पार करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई पार करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। और लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और कितनी देर में पार करी है, 15 सेकंड। अब यहाँ पे देखो यूनिट का लड़ाई है, तो यूनिट की लड़ाई क्या है भैया, देखते जाओ आप। 72 को हम गुना कर देंगे 5/18 से और फिर ये 15, ये जो भी डिस्टेंस आएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर में। और ये एक्चुअली में लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और ये 300। तो 300 मीटर की लंबाई है, किसकी है, ट्रेन की है। अब प्लेटफॉर्म इससे कितना ज्यादा का होगा, 50% ज्यादा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, प्लेटफॉर्म की लंबाई वैसे आप निकाल भी सकते हैं कि 300 का 50% ज्यादा है यानी 150 ज्यादा होगा। तो यानी कुल मिला के 300 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 450। दूसरा तरीका यह है कि जिससे 50% ज्यादा है उसको 100% मान सकते हैं, यानी इसका 150% यानी 300 का 150% भी आप निकाल सकते हैं। तो 300 का 150% निकालेंगे फिर वही चीज आ जाएगी। अब बात आ गई कि फिर से हमें बताना है कि भैया टाइम कितना लगेगा यदि ये जो ट्रेन है पहली ट्रेन दूसरी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस इसमें क्या होगा, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अपनी लंबाई और साथ में दूसरे की लंबाई यानी कुल मिला के 750 मीटर, 300 प्लस 450 और उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर था। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और टेक्निक आपको मैंने TSD 1 या 2 में बताया था, देख लेंगे आप वीडियो जरूर देख लेंगे एक बार। तो 72 किलोमीटर एक्चुअली में हम ये जानते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो
5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो 18 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो इसका मतलब 18 में 18 जो है 72 में कितनी बार है, 4 बार है। तो 4 को 5 से गुना कर देंगे, यानी 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से डिवाइड करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी समय हमारा आ गया 37.5 सेकंड्स। ठीक है, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मैंने बताया, लेंथ ऑफ ट्रेन आप निकाल सकते हैं, ये भी आप वर्बली निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो लेंथ आपको दी गई है उससे 50% ज्यादा वो उसमें ऐड कर देंगे, और फिर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से, यानी दोनों की लंबाई का योग, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, अब इसको बढ़िया से उतारे, मैं भागने वाला एक टेक्निक आपको बताता हूं, बड़ा मजेदार टेक्निक है। ओके, आप ये देखो, दो सिचुएशन आपको दी गई है। पहला, आदमी को पार कर रही है, आदमी को पार करेगी यानी अपनी लंबाई पार करेगी। उसके बाद एक दूसरी प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई इस ट्रेन की लंबाई से 50% ज्यादा है। ठीक है, सेम ट्रेन आदमी को भी पार कर रही है और सेम ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो क्या कॉमन है, मैंने आपको बताया भी था TSD 3 में या TSD 2 में, आप देख लेंगे कि स्पीड दोनों केस में सेम रहेगा, स्पीड इज कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, यानी ठेठ भाषा में ये कहें कि दूरी का जो अनुपात होगा वही अनुपात किसकी हो जाएगी, टाइम की हो जाएगी। तो पहले केस में अगर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, पहला केस, तो दूसरे केस में जब ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई तो पार करेगी ही करेगी, अपनी लंबाई से 50% ज्यादा। अब 100 क्यों लिया था, क्योंकि उससे आसानी हो जाएगी, यानी 100 से 50 ज्यादा यानी 150, यानी सेकंड केस में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी 100 प्लस 150 यानी 250, और पहले केस में उसका टाइम कितना दिया हुआ था, तो 15 सेकेंड्स, और दूसरे केस में टाइम आपको पता करना है। अब यहां से देखें रेशियो क्या जेनरेट हो रही है, 50 से काटेंगे तो ये 2 बार, और ये कितनी बार, 5 बार, और ये 15, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहां से वर्बली आप निकाल सकते हो, 2 यूनिट, रेशियो का 2 यूनिट 15 सेकेंड के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7.5, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 गुना 7.5, यानी कहने का मतलब 37.5 सेकेंड्स। और एक कम पढ़ा लिखा बच्चा जो इन चीजों को नहीं जानता है, वो बच्चा नहीं, वो बूढ़ा है, जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं जो कभी पढ़े नहीं है बट उनकी कैलकुलेशंस ठीक है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली आते जाता है। क्यों आते जाता है, क्योंकि दे आर यूज्ड टू, बार बार उसी चीज को अगर वो करते रहेंगे तो आपको भी एक पता है। अब जैसे देखो, आप एक कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, डॉक्टर्स थ्योरी भी जानते हैं, प्रैक्टिकल भी जानते हैं, लेकिन कंपाउंडर्स दे नो ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते करते उनको एक आइडिया लग गया है कि भैया ये दवा पे ये काम कर जा सकता है, दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दवा कभी कभी काम भी कर जाती है। तो जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी उसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मैं यही बोलूंगा कि क्वेश्चंस के टाइप्स तो पकड़ ही लें, साथ में जहां कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिले भाई एक बार करके तो देख लो। ठीक है, मैं इसको वर्बली कर दूंगा भैया। कैसे वर्बली करूंगा कि भैया 1 यूनिट चलने में कितना समय लग रहा है, मैंने लंबाई को मान लेना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 15 सेकेंड, 1 यूनिट से 50% ज्यादा, यानी 1 यूनिट में 15 सेकेंड तो लगेगा, 50% यानी आधा लगेगा, तो यानी 7.5, तो 15 और 7.5 मिलके कितना हो गया, 22.5, और पहले से 15 ऑलरेडी है, तो 22.5 और 15 मिलके कितना हो जाएगा, 37.5 सेकेंड। ये मेरा अपना तरीका है, बाकी 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। जल्दी से उतारें, थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन मैंने कहा था, ठीक है, थर्ड नहीं फोर्थ। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि स्पीड इसमें भी 72 किलोमीटर है, जस्ट थोड़ा सा चेंज मैंने करवाया। वो चेंज क्या है वो आप देख रहे होंगे, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन डबल ऑफ इट्स लेंथ विच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म।
तो दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई की दुगनी है, चलो भैया ठीक है मान लिया। और अब जो स्पीड है वो 60% ऑफ द स्पीड चल रही है, यानी पहले वाली की 60%। तो मैं अपना दिमाग चलाऊंगा या आप भी अपना दिमाग ये चलाएंगे, और आप ही चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं तो बस केवल बता रहा हूं आपको एग्जामिनेशन के लिए। पहले मान लेता हूं कि स्पीड उतनी ही है, ठीक है, स्पीड पहले इतनी है, यानी स्पीड पहले केस में भी 72 था और नए केस में भी हम मान लेते हैं कि 72 है। तो जो केसेस मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम होगा। तो डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं L पहले वाली की, यानी पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, L है। और चूंकि वो किसी टनल को पार कर रही है, ठीक है, तो टनल को पार कर रही है जिसकी लंबाई इसकी क्या है, आधी है। तो भैया L ना मान के मैं इसको मान लेता हूं कि ये कितना है, 100, और इसका जस्ट आधा यानी 50। ध्यान देना इस बात पे, ट्रेन की लंबाई को मैंने मान लिया 100, उसकी आधी टनल है यानी सुरंग है, यानी उसकी लंबाई को मैंने क्या मान लिया, 50। अब आगे जो क्रॉस करना है वो डबल ऑफ द लेंथ है जो ट्रेन है, और स्टैंडिंग है, यानी उसमें कोई गति नहीं है। यानी पहली ट्रेन 100 तो होगी ही होगी चूंकि अपनी लंबाई पार करेगी, और 200 ये बिल्कुल बातें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से, चूंकि पिछला क्वेश्चन मैंने यही डिस्कस किया था। स्पीड कांस्टेंट मान लेते हैं दोनों केस में, 60% वाला केस अभी नहीं उठाते हैं, बस केवल ये मान लेते हैं कि भैया ये 100 है, ये 50, उसका जस्ट हाफ, और अब जो है 100 और 200 यानी डबल। तो इसका रेशियो क्या होगा, 150/300 यानी 1/2। यानी इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, यानी लेंथ की जो रेशियो होगी, वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम की भी रेशियो क्या हो जाएगी, 1:2। और पहले केस में टाइम जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 60 सेकेंड्स, यानी 1 यूनिट 60 सेकेंड्स के बराबर है। तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 120 सेकेंड। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है भैया, ट्विस्ट ये है कि उसकी स्पीड 60% हो रही है, पहले इतनी स्पीड नहीं है। तो अगर 60% स्पीड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड को अगर हम 3/5 कर दे रहे हैं, 60% का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब 5/3 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों भाई, स्पीड अगर कम होगी तो टाइम आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो 60% अगर स्पीड होगी यानी 3/5 हो जाएगा, जिसको हम उल्टा करके लिख देंगे 5/3, और यहां से इसको कैंसिल करेंगे 40 टाइम्स में, यानी टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, 200 सेकेंड्स। देखो मैं क्रिकेट का थोड़ा ज्यादा शौकीन हूं, तो मैं देखता हूं कि मॉडर्न क्रिकेट में हुक शॉट बहुत लोग खेले। जैसे सबसे पहले दिलशान ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड कप में, ठीक है, उसके बाद अब तो देखते हैं कि कोई भी फास्ट बॉलर को जो थोड़ा यॉर्कर वगैरह ट्राई करता है, अगर हाफ बॉलिंग को गेंद आती है तो बैट्समैन लेग आगे करके उसको फ्लिक कर देता है, ठीक है, जिसको स्कूपिंग शॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर ये डेवलप कैसे हुआ, किसी ने ट्राई किया, उसके बाद उसको देख के किसी ने प्रैक्टिस किया। तो द सेम थिंग यू कैन अप्लाई हियर, आई ऑल्सो अप्लाई इन माई स्टडी ऑल्सो, कि अगर मैंने कोई चीज नई चीज देखी तो उसको एक बार दूसरे क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं कि भैया क्या होता है, उसके बाद चेंजेस जो होंगे उसके अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे, हिम्मत करना है। तो मैंने इस केस में आपको बताया कि स्पीड को मान लीजिए कि कांस्टेंट, दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो दूरी का अनुपात यानी लंबाई जो उनकी है उसका अनुपात और समय का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पहली ट्रेन की लंबाई 100 मान लिया, उसकी आधी टनल है यानी 50, दूसरी बार में 100 और उसका डबल होगा तो यानी 200। इस लेंथ का रेशियो हो जाएगा 1/2, यानी ये टाइम का रेशियो होगा। और पहला टाइम 1 यूनिट हमें 60 सेकंड दिया गया है, तो 2 यूनिट 120 सेकंड। कब, जब उसकी स्पीड उतनी ही होती। लेकिन अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या किया है कि 60% उसकी स्पीड हो गई है, तो जब भाई स्पीड कम होगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। 60% को कन्वर्ट करके हम 3/5 लिख सकते हैं, और इसको उल्टा करके हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जो बेसिक प्रोसेस है वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, जस्ट अ सेकंड।
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इसको हम लोग एरिथमेटिकल प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिथमेटिकल प्रोसेस क्या है इसका देखें। एक का टाइम है 7 सेकेंड्स और दूसरे की टाइम क्या है 9 सेकेंड। तो 7 और 9 का एलसीएम ले लें। जो टाइम दी गई है उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और 7 और 9 का एलसीएम 63 ही होगा। और ये पूरी मान लेंगे कि एक ट्रेन की लंबाई एक ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ, थोड़ा इंग्लिश लिखने में आसानी होती है, ठीक है। अब ये मान लिया कि 63 मीटर की एक ट्रेन है, यानी दोनों ही ट्रेन की लंबाई सेम है, तो हर एक ट्रेन की लंबाई 63 मीटर। पहली 63 मीटर कवर करने में कितना समय, किस स्पीड से समय ले रही है, तो 7 सेकेंड। यानी उसकी स्पीड निकालने के लिए 63 को 7 से डिवाइड करेंगे 9, और ये 9 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड मान लेंगे। उसी तरह 9 सेकेंड में जो पार करेगी उसकी स्पीड हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। और ये जो दोनों चीजें आपको दिख रही है, ये आपकी क्या है, स्पीड्स है। अब दोनों को पार करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पार करने का समय, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए पहले दोनों की लंबाई क्या क्या है, तो 63 प्लस 63 और डिवाइडेड बाई स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, यानी 9 प्लस 7, यानी कुल मिला के 126 बटे 16 सेकेंड्स आएंगे, जिसको और अगर आप सॉल्व करोगे तो 63/8 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली ये कहीं ना कहीं 8 सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके सामने होगा। तो ये भी एक सुंदर सा तरीका है जो एरिथमेटिकल प्रोसेस कहलाता है। इसमें हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि ये हमारा लेंथ है, और किसके अकॉर्डिंग अज्यूम किया, तो जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अज्यूम किया। फिर जो बातें मैंने आपको बताई कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पे जो स्पीड्स होंगी वो एक दूसरे की घट जाती है। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल दोनों का अंतर होता है, ठीक है। तो फटाक से उतार लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया से पढ़ लें एक बार। दो ट्रेन है, सिचुएशन वही है, दोनों एक दूसरे दोनों अलग अलग किसी पोल को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर रही है। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में कितनी देर में पार करेंगी, यदि उनकी चालों का अनुपात जो है वो 7:9 है। जस्ट थोड़ा सा चेंज आ गया पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में दूरियां जो है, यानी जो लंबाइयां थी वो बराबर थी, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। स्पीड की रेशियो दी गई है, स्पीड की रेशियो क्या गिवन है भाई, 7:9। तो अगर कोई चीज का अनुपात दिया गया, अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं जा रहा हूं, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, 7 के और 9 के, ठीक है भैया, मान लिया। और एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है इनको, टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, अपने अपने आप को 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। आई थिंक ये चीज विजिबल होगी आप लोगों को। इनका जो टाइम है, यानी पहली ट्रेन जो है 4 सेकंड में अपने को पार करती है और दूसरी 6 सेकंड में पार करती है। तो क्या हम लेंथ यहां से निकाल सकते हैं क्या, तो लेंथ हम पहली ट्रेन का कैसे निकाल सकते हैं, अपनी लंबाई 4 सेकंड में किस स्पीड से, 7 के, तो 7 चौक 28 हो गया, और दूसरे का 6 नीमा 54, यानी ये इनकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब आगे की जो सिचुएशन हमें बताई गई है कि दोनों एक दूसरे को अगर सेम डायरेक्शन में पार करें, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, दोनों की लंबाइयों का योग, ये हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन स्पीड एक में से दूसरे का माइनस होगा। क्यों, चूंकि समान दिशा में चल रही है, और समान दिशा में सापेक्ष चाल एक दूसरे का अंतर होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे अगर, 28 के प्लस 54 के एंड डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, यानी 9 के माइनस 2, 7 के, ठीक है। तो अब यहां से जोड़े 70 और 12, 82 के अपॉन 2 के से के कैंसिल हो गया, यानी समय जो लगेगा 41 सेकेंड। मैंने बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा भागने वाला अगर तरीका आपको सीखना है,
तो इस केस में क्या डिफरेंट था कि लंबाई जो है सेम नहीं है, इस कारण से इसने क्या किया है, स्पीड का रेशियो दे दिया है। तो सीधा सीधी आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी 7 × 4 और 9 × 6, इन दोनों को जोड़ दो और नीचे दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्यों लेंगे, क्योंकि चाल सेम डायरेक्शन में है इसलिए। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पार करता तो उस केस में हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं और यहां से हमारा झट से समय आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कैलकुलेशन। और मैं इसलिए ये लिख पाया क्योंकि यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि के कुछ भी रहे उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल पे अगर पूरी एक्सप्रेशन डिपेंडेंट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उस एक्सप्रेशन से विलुप्त तो हो जाता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हम लोग और भी पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स में। तो फट से जल्दी से उतार लें, फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 ऐसा ही था इसलिए मैं स्किप कर गया। A train overtakes a man going along the railway track at the speed of 6 km/h in 10 seconds. If the length of train is 200 meters, find the speed of the train. बाकी हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग इसको सिचुएशन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, और ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और आदमी की जो चाल है वो 6 km/h है। और आदमी आप सपोज कर लो कि आप ही हो, या DDLJ का शाहरुख खान, तो भाई वो किसमें था, हाँ वो तो ट्रेन में था, काजोल, वो दौड़ रही है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और आदमी जो भाग रहा है वो किस स्पीड से भाग रहा 6 km/h। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें गतिशील हैं, एक आदमी भी और साथ में ट्रेन भी, और जब भी दो चीजें मूव करेगी तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव स्पीड निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, प्रभावी दर। तो प्रभावी दर हम कैसे निकालेंगे, एस में से 6 को क्या कर देंगे माइनस, ये km/h है, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, जो कि इसकी लंबाई तो है नहीं, यानी 200 मीटर, और कितनी देर में पार कर रही है, शायद ये भी लिखा हुआ है आपको, तो 10 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर 10 सेकंड में पार करेगी यानी उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे km/h है और ये मीटर पर सेकंड है, तो हम इसको अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्ट किए थे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और 72 में 6 जुड़ जाएगा, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 72 + 6 78 km/h। ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑल्सो, और इसको बढ़िया से उतार लें। दो चीजें हैं, एक आदमी और एक ट्रेन। ट्रेन क्रॉस कर रही है आदमी को, और कितनी सेकंड में, तो 10 सेकंड में। रिलेटिव स्पीड यानी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, किससे, व्यक्ति से, ये ध्यान रखेंगे, S-6। और स्पीड बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका 200 मीटर हो गया और समय 10 सेकंड्स है, बाकी कन्वर्जन का मैटर है, वो आप आसानी से कर लेंगे। और धीरे धीरे डे बाई डे आपको एक आइडिया लगते जाएगा, जैसे मुझे है कि 72 याद हो गया कि 20 मीटर पर सेकंड, तो भैया प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद होगा, ये मेरे तरफ से 200% गारंटी। ठीक है, फटाक से जल्दी से उतारे। अगला क्वेश्चन पढ़ें आप, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी है। हालांकि ट्रेन में हम कभी बम नहीं फोड़ेंगे, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो एक गन को फायर किया जाता है बिहाइंड द ट्रेन, किसी ट्रेन के पीछे, और जो ट्रेन का ड्राइवर है वो गार्ड से, गार्ड हमेशा पीछे होता है, उसकी जो डब्बे होंगे, और इंजन में ड्राइवर होगा जो फ्रंट पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये केस मैंने आपको ट्रेन का बताया भी था, ये इंजन हो गया और ये गार्ड हो गया। तो गार्ड से
इंजन तक की जो दूरी होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी, और इस लेंथ को क्रॉस करने में 1.5 मिनट का समय लग रहा है। किसको? साउंड को। क्यों? क्योंकि ट्रेन भी साथ में मूव कर रही थी और साउंड तो मूव कर ही रहा है। साउंड की जो स्पीड हमें दी गई है, साउंड की जो स्पीड दी गई है वो 1100 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। और हमें बताना क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन 1100 मीटर प्रति मिनट। मैं थोड़ा सा यहां बदमाशी करूंगा आपके लिए। 1100 मीटर प्रति मिनट, मिनट को अगर हम चेंज कर दें सेकंड में तो 1100 मीटर बटे 60 सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और ये 110 बटे 6 मीटर पर सेकंड अभी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये स्पीड किसकी है? साउंड की है। और दूसरी जो ट्रेन की स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुना 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 3, और ये हो जाएगी 6 से 10 बार में, यानी 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे देखो, ये जानबूझ के नंबर्स को अरेंज किया गया, इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व किया। आंकड़े जो आपके यूज होने वाले हैं, मैं भी क्वेश्चन में ऐसे ही करता था, अभी भी करता हूं जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूं, तो कि भैया पहले जो आंकड़े हैं उनको सुलझा लो। ट्रेन की बात है, लंबाई निकालनी है, मीटर में ही निकलेगा, किलोमीटर में नहीं निकलेगा। ये सब कॉमन चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो भी दूरी होगी, लंबाई निकलेगी, वो किस में निकलेगी? मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर का कोई काम नहीं है, बदमाशी किया गया मिनट में देखे तो उसको भी मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि दोनों की स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल जिसको हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे का अंतर, तो 55 बटे 3 में से 50 बटे 3 गया, यानी ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। और इस स्पीड से उसको टाइम कितना लगा है? 1.5 मिनट। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? लेंथ आपका 1.5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 90 सेकंड, और स्पीड क्या है? 5/3 मीटर पर सेकेंड, 3 से 30, यानी जो लंबाई आएगी वो कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया नहीं है, बस केवल आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस किसी बंदे को दिया था कि भैया कुछ नए क्वेश्चंस आप बना के मुझे दो। ये इज ऑल्सो अ वेरी गुड गाय, ठीक है। तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन अगर बनाता है, इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और वो चीजों को अरेंज भी करता है, ठीक है। देखो आपको अरेंज किया हुआ था, क्या किया हुआ था कि भैया पहले तो बम फोड़ा गया, गार्ड से 1.5 मिनट बाद जो है वो ड्राइवर को मिलती है। इसका मतलब ये पूरी लेंथ कवर करने में साउंड को कितना समय लग गया है? 1.5 मिनट का समय लग गया। लेकिन केवल साउंड कवर नहीं कर रही है, साथ में ट्रेन भी डिस्टेंस को क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ट्रेन मूव करने के कारण उसकी स्पीड को थोड़ा सा वो कम कर देगी। वही चीज यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते हैं कि भैया 55/3 में से 50/3, यानी इफेक्टिव स्पीड जो होगी वो 5/3 मीटर पर सेकेंड। शायद मैंने आपको बताया भी था कि दो सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो उनका जो गैप है, उस गैप को कम करने का जो रेट होता है उसी को रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। तो रेट कैसे कम कर रहा है? एक 55/3 मीटर पर सेकंड चल रहा है और दूसरा चल रहा है 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इससे ये कितना ज्यादा चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड, और ये गैप को पूरा करने में उसको समय कितना लगा है? 1.5 मिनट। तो इस स्पीड से जो समय लगेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है ये बढ़िया क्वेश्चन ही है क्योंकि मैंने सेलेक्ट करवाया था। थैंक यू। तो आगे के अब क्वेश्चंस को देखें और बढ़िया से उतार लें पहले इसको। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये वन ऑफ द धाकड़ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की जो पृष्ठभूमि है वो सीडीएस में फर्स्ट टाइम पूछा गया था मेरे सामने ही। फर्स्ट टाइम जब मैंने सीडीएस का पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन मुझे मिला था। बाद में जब पढ़ाने के क्रम में एसएससी के सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चन पेपर 2010, 11, 12 में पूछे जाते थे, उसमें से ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला टाइप था।
तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इन चीजों को समझें, क्योंकि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको 8वें या 7वें क्वेश्चन में बताया था कि मैन भी रन कर रहा है और ट्रेन भी रन कर रही है। और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहां पे एक नाम लिख दिया, हम और तुम। ठीक है, तो दो लोग हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 5 मीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। जिसकी स्पीड कम है उसको पार करने में समय कम लगा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको पार करने में ज्यादा समय लगा है। कब? जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको कंपीट कर रहा है ना। तो कंपीट जब करेगा तो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसको पार करने में समय आपको क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, और इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन शायद हमें बतानी है, या ये भी बताया हो सकता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, बट यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। जो ट्रेन हमको पार कर रही है वही ट्रेन तुमको भी पार कर रही है। ठीक है, और इन दोनों केसेस में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अपनी लंबाई, क्योंकि हम भी पॉइंट की तरह है और तुम भी जो है वो किस तरह है? पॉइंट की तरह है। तो पॉइंट को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी एल लेंथ को पार करेगी। चलो भैया, एल लेंथ को पार करेगी, लेकिन स्पीडवा यहां पे क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन को अगर हम एस मान लेते हैं तो चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो एस -4 किलोमीटर पर आवर। और अगेन सेकंड केस में तुमको भी जो पार कर रही है तो ये लेंथ जो पार करेगी वो एल पार करेगी, और स्पीड उसमें जो होगा वो S-5 किलोमीटर पर आवर। अब ये देख लेना भैया, थोड़ा S और 5 मेरा लगभग सेम होता है, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। तो S-4 और S-5 ये दोनों की सापेक्ष चाल, इफेक्टिव स्पीड हो गई है, और इसमें समय जो लग रहा है इसको कितना लग रहा है? 10 सेकेंड, और इसमें लग रहा है 12 सेकेंड। तो हमें बतानी है लेंथ। कल की जो सेशन थी, यानी सेशन 1 जो हमारा प्रैक्टिस का था, उसमें मैंने आपको एक केस बताया था कि जब दूरी सेम हो तो एक रिलेशन था, जिस स्पीड से टाइम लोगे, यानी S1T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? S2T2। और एक्चुअली में हम इसमें बराबर क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस को बराबर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो लंबाई जो है S-4 से पार की जा रही है कितने सेकंड में? 10 सेकंड्स में। और S-5 से पार की जा रही है कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो मैं यहीं पे इस रिलेशन को यूज कर लूंगा और यहां से मेरा काम इजी हो जाएगा। तो S-4 इंटू 10 और S-5 इंटू 12, ये 6 टाइम्स से और ये 5 टाइम्स से, 5 टाइम्स ऑफ S-20 एंड 6 टाइम ऑफ S-30। तो यहां से देखें आप, 6x में से s जाएगा और ये आपका s बराबर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। बट आपको बाबू बताना क्या था? लेंथ बताना था। तो लेंथ आप किसी एक केस से निकाल लो। अब जैसे 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। 6 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करके 5/18 गुना 6 और गुना 10 लिख सकते हैं। 6×18, यानी लंबाई हो जाएगी 50/3। सेम केस आप यहां से भी उठा सकते हैं, S-5 इंटू 12 भी कर सकते हैं, ये भी कर दे रहा हूं मैं। तो 10 में से 5 जाएगा यहां से, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, और कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। इसको कन्वर्ट करेंगे, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुना करेंगे और फिर 12 से गुना करेंगे। 6×18, 6×2=12, 25×2=50, यानी यहां से भी डिस्टेंस आपकी आ गई 50/3 मीटर। तो व्हाट इज द कोर थिंग? मेन है कि समझ में तो आ रहा है, बट हम एग्जाम में फटाफट कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया। इसको याद रखें कि जब भी दो व्यक्तियों को
जब दोनों व्यक्ति मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। सेम डायरेक्शन वाला केसेस ज्यादा आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला नहीं आएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं वो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मुद्दा क्या हमने रखा, मेन चीज हमने क्या रखा कि ट्रेन एक ही है, लोग दो हैं, दोनों को पार कर रही है, और ट्रेन जब भी किसी बिंदु को, व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। पहला पॉइंट, यानी डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। और जब डिस्टेंस सेम है तो मैंने आपको बताया कि अलग चाल से अलग समय में तय की गई दूरी जो होगी वो आपस में बराबर होगी। तो S1 T1 फर्स्ट केस का स्पीड, फर्स्ट केस का टाइम, दूसरे का S2 T2 फर्स्ट सेकंड केस की स्पीड और सेकंड केस की टाइम। अब ये जो स्पीड्स जो है वो मैंने आपको यहाँ लेना सिखाया। कैसे? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनकी सापेक्ष चाल एक दूसरे के चालों का अंतर होगा, और ट्रेन तभी पार कर पाएगी जब वो व्यक्ति के स्पीड से ज्यादा तेज चल रही होगी। तो इस केस में S-4 और S-5, बाकी का काम आपको मैंने बता दिया है। इसी चीज को बाद में लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, करना वही है। तो मुझे ये लगता है कि किसी भी बच्चे को सीखने के लिए या कभी भी एग्जाम में भी करने के लिए, जैसे मुझे करना है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, एक लाइन में लिखूंगा, बाकी का आंसर हमारे पास। लेंथ निकालना है तो किसी एक केस को ले लेंगे। वैसे स्पीड भी पूछी जाती है और लेंथ भी पूछी जाती है। तो दोनों चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आप लोग। बाकी और प्रैक्टिस करेंगे, जो जिस बुक से आप कर रहे हैं उससे आपको फायदा होगा। ओके बॉयज, 11th नंबर क्वेश्चन सेम उसी की तरह था तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपकी रिलेटिव स्पीड वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको और क्लियर करेगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन आपका, कि दो ट्रेन है जिसकी लंबाई एक की है 100 मीटर, एक की 80। दोनों जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करने में समय लगा 18 सेकेंड, लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो उस केस में जो समय लगा है वो कितना लगा है, 9 सेकेंड। तो आपको बतानी है फास्टर ट्रेन की स्पीड। अब ये देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं मैं, वैसे ये JMS मिट गया था, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। एक की लंबाई कितनी है 100, दूसरी की 80, यानी दोनों जब पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 180। और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पार कर रही है तो 9 सेकंड लग रहा है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2, और जिससे ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। क्या किया मैंने, दोनों की लंबाई का योग अपॉन टाइम, जिससे उनकी सापेक्ष स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। उसी तरह अगर दोनों विपरीत दिशा में ना चल के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस केस में उनकी द्वारा तय की गई दूरी फिर वही, दोनों की लंबाई का योग, लेकिन टाइम आपका कितना है 18 सेकेंड, जिससे हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो दोनों की चालों का योग और दोनों की चालों का अंतर हमें मिल चुका है। अलजेब्रा थोड़ा लगाएंगे तो S1 बराबर, यानी बड़ी वैल्यू, S1 में से S2 गया है तो S1 को बड़ी वैल्यू मान लेते हैं और S2 को छोटी वैल्यू। ठीक है, तो S1 बराबर दोनों को ऐड करो, यानी 20 प्लस 10 और अपॉन में क्या कर देंगे 2। ये कैसे किया, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो S2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आपका आया 15 मीटर पर सेकेंड फास्टर ट्रेन की। और स्मॉलर अगर स्लोअर ट्रेन की निकालनी है तो दोनों का योग 15 है, सॉरी एक, दोनों का योग 20 है और एक का 15, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ठीक है, बाकी के 10 या 11 क्वेश्चंस हैं वो अगले सेशन में मैं डाल दे रहा हूँ, तब तक आप इसको बढ़िया से देखें। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको आप बिल्कुल नोट कर लें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, छोटी छोटी बातें भी लिख लेना चाहिए। रीजन क्या, अब जैसे मैंने बहुत सारा चीज पढ़ा लेकिन मेरे दिमाग में कंटेन नहीं होता है, सेम इज द केस विथ यू ऑल्सो। आप तो मेरे से और भी ज्यादा पढ़ रहे हो,
वैरायटी ऑफ चीजें पढ़ रहे हो, कोई जीएस पढ़ रहा होगा, साथ में रीजनिंग पढ़ रहा होगा, इंग्लिश पढ़ रहा होगा, फिर मैथ्स पढ़ रहा होगा, ठीक है। बीच में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप एक प्रॉपर नोट्स बना लें और उस नोट्स के सहारे जब भी आप रिवीजन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सेशंस आपको अच्छा लग रहा होगा और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियोस बनाना मैंने पिछले लॉकडाउन से शुरू किया था, फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैं बिजी हो गया, तो इस बार मैंने सोच लिया कि भैया अब इसको पक्का कर लेना है। पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स का जो पैकेज है वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। दूसरी चीज ये कि वी आर स्टार्टिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड a junior wing class 8, 9 and 10, 11 and 12, 11 and 12 एडवांस हो गया, 8, 9, 10 बेसिक्स हो गया, ठीक है। तो इसके भी वीडियोस आने वाले हैं आज या कल में। आपको केमिस्ट्री, उसके बाद मैं मैथ्स का डालूंगा, फिर फिजिक्स का डालूंगा, फिर इंग्लिश का डालूंगा, यानी एक सीक्वेंस वाइज ये सारी चलती जाएंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके जो जूनियर बच्चे हैं, जो आपसे छोटे हैं आपके घर में, उनको भी ये चैनल जो है आप शेयर कर सकते हो, जिससे उनको फायदा मिल जाएगा, बैठे बैठे मस्ती में देखते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।